हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो भाई हम लोग आज एक मोल कॉन्सेप्ट एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने मोल कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल्स को बहुत ही इन डेप्थ आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट को अगर आप चाहते हैं इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना, सिर्फ उसके फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड करना नहीं, तो वो लेक्चर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लेक्चर 1 आपने अच्छे से देख लिया है तो लेक्चर 2 में आपको पता चलेगा कि आपको मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो फंडामेंटल्स और यूनिटरी मेथड अगर आपको आता है तो मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। लेक्चर 2 में हम लोग आज इन डेप्थ स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन, और वो कैसे रिलेटेड है फर्स्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट से। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने वो फर्स्ट लेक्चर बहुत ढंग से देखा हो। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे विजिट जरूर कर लीजिए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन। और मैं फिर से बता दूं कि आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग फॉर्मूलाज का बहुत कम यूज करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जो फंडामेंटल्स हमने सीखे हैं केमिस्ट्री के और जो यूनिटरी मेथड हम जूनियर क्लासेस से सीखते आ रहे हैं उनको अप्लाई करके कैसे मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी तगड़े से तगड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है। आपको कोई ट्रायंगल रूल कोई ट्रायंगल लॉ वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोल कॉन्सेप्ट की कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यूनिटरी मेथड और फंडामेंटल्स आपको हेल्प करेंगे। तो एक बार फटाफट पहले रिकॉल कर लेते हैं कि क्या फंडामेंटल्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है? तो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में अगर सबसे पहली बात आपको बताई जाए तो एटॉमिक मास यूनिट होता है या 1 एएमयू होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अगर मेरे पास कार्बन का कार्बन 12 वाला आइसोटोप है और उसके एक एटम के 12 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़े का जो मास निकलेगा उसे हम लोग बोलेंगे 1 एएमयू। और 1 एएमयू दरअसल में मास को मेजर करने की एक बहुत छोटी यूनिट है जो एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मॉलिक्यूल जैसे बहुत टाइनी पार्टिकल्स का मास मेजर करने में हेल्प करती है। और 1 एएमयू कितने ग्राम या केजी के इक्वल होता है? अरे भाई, क्योंकि एएमयू अगर मास को मेजर करने की एक यूनिट है तो उसका कोई ना कोई रिलेशन तो होगा केजी और ग्राम के साथ। यही रिलेशन दरअसल में हमें यूज करना है फंडामेंटली मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए या मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। 1 एएमयू में होते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। और इस वैल्यू को अगर आप ग्राम में लिखोगे तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इस वैल्यू को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि हमें पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं या 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁻24 ग्राम। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। अगली बात फटाफट मैं आपको रिकॉल करा दूं कि अगर मुझे किसी भी एटम का मास निकालना है तो मास ऑफ एटम अगर मेरे को निकालना है तो मास ऑफ एटम क्या होता है? मास ऑफ एटम होता है उसमें प्रेजेंट सारे प्रोटॉन्स का मास प्लस उसमें प्रेजेंट सारे न्यूट्रॉन्स का मास। जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके मास का हमें क्या करना होता है? सम करना होता है। इसके साथ साथ छोटी सी बात रिकॉल और कर लेते हैं कि अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें तो एएमयू में वो कितना होता है? 1 एएमयू होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो वो कितना होता है? वो भी 1 एएमयू ही होता है। इन दो बातों को याद रखिएगा, ये दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यू लिखी है ये राउंड ऑफ करके लिखी गई है। अगर एकदम क्रिटिकल लेवल पर हम देखें तो न्यूट्रॉन का मास वैसे प्रोटॉन से ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं जहां पर दोनों का मास नियरली सेम माना जा सकता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में अगर आपको बात बताई जाए तो वो प्रोटॉन के मास का ऑलमोस्ट 2000 टाइम कम होती है। और 2000 टाइम कम होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत लाइट होता है। इतना कम होता है कि पूरे एटम का मास निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ फटाफट एक बात और रिकॉल कर लेते हैं कि अगर मुझे कुछ एटम्स के सिंबल्स पता हैं तो उन सिंबल्स की हेल्प से मैं उन एटम का एटॉमिक मास कैसे निकाल सकता हूं। कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे पता है कि आयरन एक एटम है
और इस आयरन एटम का एटॉमिक नंबर है 26। आपको ये तो सिंबल्स पता होंगे कि ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और मान लीजिए मास नंबर है इसका 56। ठीक है, ये हमारा मास नंबर है, ये एटॉमिक मास नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है, मास नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, खासतौर पे जब हम इन जनरल या पूरे के पूरे सैंपल के लिए बात करेंगे तब तो बहुत डिफरेंस आएगा। तब वहां पर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं जब हमारे पास आयरन के बहुत सारे आइसोटोप्स होंगे। अगर आयरन का सिर्फ यही आइसोटोप हमारे पास है तो ये मास नंबर डेफिनेटली एटॉमिक मास के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब एटॉमिक नंबर जो होता है वही किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है किसी भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। और मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि हमें फाइंड आउट करना है एटॉमिक मास ऑफ आयरन, तो ये कैसे निकल कर आएगा? तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन का मतलब होगा हम निकाल ले टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो फटाफट अगर उसे निकाले तो कैसे निकलेगा? तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 26 प्रोटॉन है और ये मास मान लीजिए मैं एएमयू में निकालना चाहता हूं, तो 26 इंटू 1 एएमयू। भाई 26 प्रोटॉन है और हर प्रोटॉन का मास 1 एएमयू है, तो 26 प्रोटॉन्स की वजह से मास कितना आ जाएगा? 26 इंटू 1 एएमयू। प्लस अगर मैं न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करूं तो वो हो जाएंगे 56 माइनस 26, क्योंकि मुझे न्यूट्रॉन निकालने। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो सिर्फ अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं, सिर्फ अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं तो वो हो जाएगा मास नंबर माइनस प्रोटॉन, विच विल बी 30 हेयर। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास भी कितना है? 1 एएमयू। तो हमारे पास टोटल जो मास आया आयरन एटम का वो आ गया 56 एएमयू। तो ये हमारा आ गया एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ऐसे ही अलग अलग एटम्स के एटॉमिक मासेस निकाले जा सकते हैं, और किसी एटम का अगर एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास आया है और एक एलिमेंट का निकालना है तो एलिमेंट का भी एटॉमिक मास उतना ही होगा एएमयू में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चल अब आगे बात करते हैं एएमयू के बारे में। हमें अच्छे से बातें रिकॉल हो गई हैं। एटॉमिक मास मैंने आपको रिकॉल करा दिया है कि एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। तो अब मैं कोशिश कर, अब आप खुद से एक बार ट्राई करिए कि आप अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक मास तुरंत निकाल पा रहे हैं या नहीं। कुछ नहीं करना होगा अगर वो एक इंडिविजुअल एटम है, ठीक है, जिसमें उसका एक पर्टिकुलर मास नंबर मेरे को गिवन है। तो अगर मैं उसका एटॉमिक मास निकालना चाहता हूं तो एटॉमिक मास के लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा, जो भी उसका मास नंबर होता है उसमें 1 एमयू को मल्टीप्लाई कर दो तो मास आपका एमयू में आ जाएगा। तो मास नंबर है 12, 1 एमयू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 एमयू। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मास नंबर दरअसल में कैसे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के सम से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट मास माना है वो इक्वल माना है 1 एमयू के। तो अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है डायरेक्टली तो मैं मास नंबर को 1 एमयू से मल्टीप्लाई करूंगा, एक इंडिविजुअल आइसोटोप एलिमेंट का क्या निकल आएगा? एटॉमिक मास निकल आएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं लेट से निकालना चाहता हूं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का वो आइसोटोप मैंने लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है, तो या मास नंबर 14 है, तो एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? तो एटॉमिक मास अगर मैं निकालूंगा तो मास नंबर में सीधे मल्टीप्लाई कर दो 1 एमयू का, तो हमारे पास मास आ जाएगा 14 एमयू एंड सो। तो ये एटॉमिक मासेस कैसे निकलते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, इंडिविजुअल एटम्स के, वो हमने समझ लिए। ठीक है, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि अगर मान लो मेरे पास कोई नेचुरल सैंपल है हाइड्रोजन का, इस बात को समझिएगा और यहां से एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक नेचुरल सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, तो मैं आपको बता दूं कि इस सैंपल में ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का सिर्फ एक इंडिविजुअल आइसोटोप होगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। प्रोटियम, जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसमें प्रोटॉन 1 होते हैं, न्यूट्रॉन 0 होते हैं। दूसरा होता है ड्यूटीरियम। ठीक है, तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं ताकि वो सेम एलिमेंट के रहे। एक एलिमेंट की पहचान या एक एलिमेंट के अलग अलग एटम्स की पहचान उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन से होती है। जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तब तक एलिमेंट या एटम भी सेम होगा। यहां पर लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 1 हो गए इस ड्यूटीरियम में।
ट्राइटियम में प्रोटॉन अभी भी 1 है, एटॉमिक नंबर देखो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे। मास नंबर 3 है, प्रोटॉन 1 है, तो मास नंबर में प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो जब कभी भी हम हाइड्रोजन गैस का नेचुरल सैंपल लेंगे, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटियम नहीं होगा, उसमें ये तीनों ही चीजें यानी तीनों आइसोटोप होंगे। इसमें प्रोटियम भी होगा बहुत सारा, हमारे पास कुछ ड्यूटेरियम भी होगा और कुछ ट्राइटियम भी होगा। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का एक नेचुरल सैंपल है तो उसमें क्योंकि प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और ट्राइटियम भी है, और मैं इस सैंपल का एटॉमिक मास निकालना चाहता हूं, इस सैंपल का अगर एटॉमिक मास निकालना चाहता हूं, तो क्योंकि इसमें प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और ट्रिटियम भी है, यानी अलग अलग आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, तो एक इंडिविजुअल वैल्यू मैं निकालना अगर चाहूं तो मैं इन सबका क्या कर दूंगा, एवरेज निकालूंगा। ठीक है, जैसे एक क्लासरूम में अगर मान लीजिए केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ और बहुत सारे बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए, बस मैं ये देखना चाहता हूं कि उस क्लास ने कैसा परफॉर्म करा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, उन सारे बच्चों के टोटल मार्क्स का एवरेज निकालूंगा। ऐसे ही यहां पर हमारे पास प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्राइटियम भी है, तो इसका मास कैलकुलेट करने के लिए या ऐसे नेचुरल सैंपल्स का मास कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, जो हम लोगों ने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है उसी को अप्लाई करते हैं कि अगर हमें इंडिविजुअल ये पता है कि यहाँ पे प्रोटियम एटम कितने हैं, तो हम टोटल मास लेंगे प्रोटियम का, फिर टोटल मास लेंगे ड्यूटेरियम का और टोटल मास ट्रिटियम का, और इन्हें डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम से जो इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। पर मैं आपको बता दूं, एक सैंपल के अंदर, एक नेचुरल सैंपल के अंदर करोड़ों करोड़ों बिलियंस एंड बिलियंस हाइड्रोजन एटम होंगे, तो यहां पर हम बिलियंस बार उस मास को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर एक सिंपल सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे और एवरेज परसेंटेज से भी निकल सकता है। तो हम लोग यहां पर परसेंटेज से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा sum of all the percentage of individual isotopes into atomic mass of individual isotope divided by 100। अब यहां पर 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, दरअसल में याद करो एवरेज में हमेशा डिवीजन में वो वैल्यू रखी जाती है जो टोटल होती है, यानी हमारे पास टोटल कितने एटम थे, लेकिन यहां पर क्योंकि हम परसेंटेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो परसेंटेज का टोटल कितना होता है यार, टोटल परसेंटेज हमेशा कितना होता है, बेसिस 100 होता है, इसीलिए हमने यहां पर 100 लिया है, क्योंकि हम यहां पर परसेंटेज के साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए डिनोमिनेटर में 100 है। अगर मान लीजिए आप ऊपर इंडिविजुअल एटम्स को ले रहे होते कि 2 एटम है, 4 एटम है, तो आप डिवाइड किससे करते, तब टोटल नंबर ऑफ एटम से करते, ठीक है, लेकिन वो तब अगर हमें एटम दिए होते। मोस्ट केसेस में हम परसेंटेज के साथ डील करते हैं, तो परसेंटेज से ही एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। और इसीलिए अक्सर अगर आप पीरियोडिक टेबल को विजिट करो तो वहां पर जब भी अलग अलग एटम्स के सिंबल्स लिखे होते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखे होते हैं। 1 जैसे हाइड्रोजन का सिंबल, तो हाइड्रोजन के सिंबल में ऊपर जो मास लिखा होगा वो फ्रैक्शन में लिखा होगा, समथिंग लाइक दिस कि 1.07 है या 1.007 है। तो ऐसा ये डेसिमल में क्यों आ गया, तो मैं आपको बता दूं, ये पीरियोडिक टेबल में जो सैंपल्स लिखे होते हैं या नंबर्स लिखे होते हैं, ये मास नंबर को डिनोट नहीं करते, ये डिनोट करते हैं दरअसल में एवरेज एटॉमिक मास को। अब क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास एक तरह का फ्रैक्शन है, मतलब 100 से डिवाइड करके आंसर आता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कई बार डेसिमल में आ जाती है या फ्रैक्शन में आ जाती है। ये कोई इंडिविजुअल आइसोटोप नहीं है। अगर सिर्फ प्रोटियम होता तो यहां पर उस प्रोटियम का मास नंबर लिखा होता विच इज 1। अगर ड्यूटेरियम होता इंडिविजुअल तो उसका मास नंबर लिखा होता विच विल बी 2। लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये जो मासेस का इंफॉर्मेशन होता है ये एवरेज एटॉमिक मास की इंफॉर्मेशन होती है। और आपको एक बात बता दूं मैं, हम मोल कॉन्सेप्ट में एवरेज एटॉमिक मासेस के साथ ही डील करते हैं, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो कि हमें एक इंडिविजुअल आइसोटोप के लिए काम करना है। तो आई होप यहां तक ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर हमें एटॉमिक मास और क्या नाम है एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ गया है तो हम लोग मॉलिक्यूलर मासेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास तो निकालना एमयू में बड़ा आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर में जितने भी एटम्स हैं सबके एटॉमिक मास का सम कर देंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखो, मैंने आपको बताया एवरेज एटॉमिक मास है 1.007, राउंड ऑफ करोगे तो लगभग लगभग 1 बनेगा, ठीक है। तो हम लोग लगभग लगभग 1 ही लेकर चलेंगे।
सिमिलरली ऑक्सीजन का जो होता है, ये एवरेज एटॉमिक मास ही मैं बता रहा हूं, 16 AMU के आसपास आता है। ठीक है, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1U और 16U, इसे बोलते हैं यूनिफाइड मास। 1 AMU और यूनिफाइड मास लगभग लगभग बराबर होते हैं। तो मास अगर मुझे वाटर मॉलिक्यूल का निकालना है तो उसी को बोला जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ये क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अगर वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम होता है और दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, यानी मैं इसका मास निकालना चाह रहा हूं। यार कॉमन सेंस है इतना तो हमारे पास कि अगर इस मॉलिक्यूल के मास निकालने की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें जो जो भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मासेस को सम कर दूं मैं, तो मुझे वाटर के एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स करूंगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है मेरे पास। तो अगर मैं ये वैल्यू निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा 2। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 AMU है, ये आंसर मैं AMU में निकालना चाहता हूं, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 AMU। तो आंसर कितना आ जाएगा 18 AMU। यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास, यानी एक मॉलिक्यूल का मास आया 18 AMU। पर मान लीजिए मैं ये मास निकालना चाहता हूं ग्राम में, क्योंकि वाटर का कोई भी सैंपल अगर हम लोग प्रैक्टिकली मेजर करेंगे वेइंग मशीन्स की हेल्प से या वेइंग स्केल्स की हेल्प से, तो ऐसे ही तो मेजर करेंगे, वो ग्राम किलोग्राम या ऐसी किसी यूनिट्स में आएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए यूनिट की हम क्या करते हैं, इस AMU वाले मास को ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 AMU में एक्चुअली होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 18 AMU में कितने ग्राम हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसे इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान के रखिए कि इतना कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चाहें तो किसी भी मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल मास को AMU में निकाल सकते हैं। कैसे? उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सारे के सारे एटम के एटॉमिक मासेस को सम कर दो, और अगर AMU में आए मास को मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो बस उसके लिए उसमें 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना डिस्कशन लेकर जाने वाले हैं अपने आज के सबसे हॉट टॉपिक के ऊपर, जो है मोल कॉन्सेप्ट। और जैसे मैंने आपको वादा करा था कि भाई मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट बिना किसी फॉर्मूले के बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स और किसकी हेल्प से, यूनिटरी मेथड की हेल्प से। ठीक है, उसको समझने के लिए पहले मैं आपको फटाफट एक चीज रिकॉल कराना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास, एक मिनट रुकेगा, कलर में चेंज कर लूं जरा इसका। अगर मेरे पास एक सैंपल है, अगर मेरे पास एक सैंपल है वाटर का, ठीक है, लेट्स से ये वाटर का सैंपल है, और वाटर के इस सैंपल का जो मास है वो मान लीजिए 36 ग्राम है। तो वाटर के सैंपल का मास 36 ग्राम मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से आया होगा, किन चीजों की वजह से आया होगा? तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि वाटर का कोई भी सैंपल, ठीक है, दरअसल में वाटर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, पर हमें पता है कि वो वहां प्रेजेंट होते। यानी अगर मैं एक पार्टिकल को जूम करूं तो वाटर का एक पार्टिकल दिखेगा कैसे? उसमें एक ऑक्सीजन एटम होगा और दो हाइड्रोजन एटम होंगे, और ऐसे ही ये सारे पार्टिकल्स कलेक्टिवली जब एक साथ एक ही जगह पर प्रेजेंट होंगे तो वो इस वाटर का सैंपल क्रिएट करेंगे। तो यहां से आपको क्या पॉइंट टेक अवे करना है कि वाटर का कोई भी सैंपल या किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का कोई भी सैंपल उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स से बना होता है। तो उसका जो भी मास आ रहा है वो दरअसल में उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मासेस का सम होता है। यानी यहां पर मैं बोलूंगा कि मास ऑफ वाटर सैंपल जो भी आने वाला है वो दरअसल में इक्वल आएगा किसके? मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स
in all the molecules of water in the sample. सैंपल में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं सबके मासेस को सम कर दो, उससे बनेगा मास ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, यानी ये जो 36 ग्राम वाटर आया है ये इसमें प्रेजेंट 30 वाटर मॉलिक्यूल्स का कलेक्टिव मास है। और वाटर मॉलिक्यूल खुद भी किसके बने होंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कलेक्टिव मास कुछ पार्ट हाइड्रोजन से आया होगा और कुछ पार्ट ऑक्सीजन से आया होगा। ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो लेट मी टेल यू, मोल कॉन्सेप्ट का कितना भी बड़ा और कितना भी तगड़ा प्रॉब्लम आए आप चुटकियों में कर लोगे, बस आपको यूनिटरी मेथड और आना चाहिए। ठीक है, और आई एम प्रीटी मच श्योर हम लोग जूनियर क्लासेस से यूनिटरी मेथड सीखते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, तो अब तक हमारा यूनिटरी मेथड पे जो कमांड है वो एकदम रॉक सॉलिड हो गया होगा। चलो अब आ जाते हैं भाई अपने अल्टीमेट डिस्कशन के ऊपर, विच इज मोल। मोल होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज मोल, अगर उसके बारे में बात करी जाए तो देखो, मोल की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो ये है कि भाई ये एक यूनिट है जो मेजर करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। केमिस्ट्री में अगर मेरे को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर, नॉट इन टर्म्स ऑफ केजी और मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर मेरे को क्या करना है, अकाउंट करना है किसी सब्सटेंस का अमाउंट, तो उसके लिए मैं जिस यूनिट का इस्तेमाल करूंगा वो है मोल। और जैसे मैंने आपको अभी स्पेसिफाई करा कि मोल एक ऐसी यूनिट है जो सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करेगी बट इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है मोल एक नंबर से एसोसिएट होगा। अगर आप इसकी एनालॉजी लेना चाहते हो तो ऐसे लो, जैसे अगर आप कभी भी मार्केट में बनाना वगैरह परचेज करने अगर जाते हो तो बहुत सारी जगहों पे बनाना एक्चुअली में वे करके नहीं दिया जाता, केजी वगैरह में नहीं दिया जाता, वो काउंट करके दिया जाता है, डजन्स में चलता है। ठीक है, कि 50 रुपी डजन है, 70 रुपी डजन है या 100 रुपी डजन है। ठीक है, तो वहां पर ध्यान से देखो, हम लोग एक्चुअली में मेजर तो कर रहे हैं अमाउंट ऑफ बनाना ही ना, लेकिन किसके टर्म्स में कर रहे हैं? नंबर के टर्म्स में। कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1 डजन एप्पल है तो इसका मतलब है मेरे पास 12 एप्पल्स, यानी यहां पर मैं एप्पल के अमाउंट को मेजर कर रहा हूं, लेकिन किसके टर्म्स में? नंबर के टर्म्स में। ऐसे ही साइंस में कभी भी अगर हमें किसी सब्सटेंस का अमाउंट चाहिए पर वो अमाउंट मुझे एक्सप्रेस करना है नंबर्स में, मुझे इंट्यूशन है कि मैं नंबर्स के साथ काम कर रहा हूं, तो उसमें मुझे यूनिट चाहिए होगी मोल की। ठीक है, तो मोल अल्टीमेटली एक यूनिट है जो किसी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करेगी बट किसके टर्म्स में? नंबर के टर्म्स में। और ये नंबर क्या होता है? तो भाई ये नंबर होता है 6.0221407 इंटू 10⁻23। तो ये जो नंबर है डेसिमल के बहुत आगे की प्लेसेस तक लिखा हुआ है। अपनी कैलकुलेशन में ज्यादातर हम लोग या तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक काम करेंगे या 3 प्लेसेस तक। तो अगर डेसिमल के बाद लेट से 3 प्लेसेस तक भी काम कर रहे हैं तो रफली रफली जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। और एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप मोल का इस्तेमाल दरअसल में सिर्फ एटम, मॉलिक्यूल और आयन के साथ कर सकते हो। आप मोल क्योंकि एक नंबर है, तो जैसे आप 1 डजन एप्पल बोल सकते हो ना, ऐसे ही आप 1 मोल एप्पल भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि 1 डजन एप्पल में 12 एप्पल्स होते हैं, उसी तरह से 1 मोल अगर एप्पल होंगे मेरे पास तो इसका मतलब है मैं एक नंबर बता रहा हूं, यानी एप्पल्स को मेजर करने का एक नंबर बता रहा हूं। इसमें एप्पल कितने होंगे मैं डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक बस ये वैल्यू लिख रहा हूं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 एप्पल्स होंगे। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास 1 मोल पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो 1 मोल पेंसिल्स में कितनी पेंसिल होंगी? 6.02 इंटू 10⁻23 पेंसिल्स होंगी। ठीक है, अब लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि कभी भी हम दुकान वाले के पास अगर ये नहीं कहते कि 1 मोल पेंसिल दे दो या 1 मोल एप्पल दे दो या 1 मोल बनाना दे दो। हम क्यों नहीं ऐसा बोल पाते? क्योंकि भाई रियलाइज करो,
1 मोल को जो नंबर असाइन करा गया है वो बहुत बड़ा है। तो अगर आप जाके किसी दुकान वाले से कहोगे मेरे को 1 मोल बनाना दे दो या 1 मोल एप्पल दे दो, ठीक है, तो 1 मोल बनाने में एक्चुअली में 6 पॉइंट मतलब उसका नंबर कितना होगा 602, और इसके बाद कितने हम लोग जीरो लगाएंगे, लगभग 21 जीरो लगाएंगे। अब किसी दुकान वाले के पास ऑब्वियसली इतने बनानास होंगे नहीं। अरे दुकान वाले के पास छोड़ो, अगर रफली रफली कैलकुलेशन करा जाए तो हो सकता है एट अ मोमेंट अर्थ पर एक साथ इतने बनाना पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मोल का जो नंबर रिप्रेजेंट करने का आइडिया है उसे हम लोग डेली लैंग्वेज में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मोल एक बहुत बड़ा नंबर है जो डेली यूज में आने वाली चीजों के साथ इंक्लूड नहीं होता। लेकिन मेरे भाई जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि बहुत कम सैंपल में भी हमारे पास पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्लास पानी पीते हो, मैं आपको बताऊं, तो एक ग्लास पानी के अंदर, एक ग्लास वाटर के अंदर लगभग लगभग आप इतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स पी जाते हो। बल्कि मैं आपको बताऊं इससे भी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हम पी जाते हैं, 1 मोल के नंबर से भी ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए मोल का जो यूज है वो ज्यादातर यूज करा जाता है साइंस में, डेली टर्म्स में हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे डेली टर्म्स में आप डजन के साथ डील करते हो ऐसे ही साइंस में बिल्कुल आप मोल के साथ डील कर सकते हो। मोल इज जस्ट अ यूनिट टू मेजर द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और वो जरूरी है हमारे लिए साइंस में पढ़ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें नंबर वाइज क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी। 10 पार्टिकल एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के 10 पार्टिकल के साथ हो सकता है रिएक्शन करें। तो इसीलिए मोल को पकड़ कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। और बाकी समझदार बच्चों को पता है कि ये मोल का जो नंबर होता है, ठीक है, 1 मोल दरअसल में ये जो नंबर है जिसे हम 6.02 इंटू 10⁻23 बोलते हैं, ये एक बड़ा ही स्पेशल नंबर है। इसे हम लोग क्या भी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। और इसे कभी कभी हम चाहें तो Na से डिनोट कर सकते हैं, कभी N0 से डिनोट कर सकते हैं। ये दरअसल में इसके नोटेशन है। ये नंबर आपको इतना बड़ा बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, उससे बचने के लिए हम या तो इसे Na बोल देते हैं या N0। अच्छा ये Na देखो, N भी कैपिटल और A भी कैपिटल है। इस A को स्मॉल मत बनाना वरना ये लगेगा सोडियम के सिंबल की तरह, ये दोनों ही कैपिटल होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखने वाली हैं। और अगर आप मोल की ये बात समझ गए हो कि मोल बस एक ऐसी यूनिट है जो पार्टिकल्स के नंबर्स को या सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको अकाउंट करता है, ठीक है, तो मोल कैलकुलेट करना किसी भी सिचुएशन में हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। चलो, तो मोल के बारे में छोटी छोटी बातें मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूं आपके लिए नोट्स में, ताकि नोट्स में आपको आराम से मिल जाए कि मोल दरअसल में मोल इज नथिंग बट अ नंबर। और वो नंबर कितना है, अच्छा मोल को आपको बता दूं मैं, सिंबल ऐसे भी देते हो MOL, ठीक है। पूरा मोल की स्पेलिंग लिखो या MOL भी लिख दो, वो भी मतलब सेम ही है। तो ये नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻20, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। चलो, तो अब आगे बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे यहां पर इस फिगर को अगर इस मतलब इमेज को अगर आप देखो तो इस इमेज में जिंक का हमारे पास कुछ सैंपल रखा है, कुछ कार्बन का, कुछ मैग्नीशियम का, कुछ कॉपर का, कुछ सल्फर है हमारे पास, सिलिका है, लेड है, टिन है हमारे पास। तो आप जरा फिगर को इमेज को देखकर बता सकते होगे आराम से देखकर कि मैग्नीशियम आपको दिख रहा होगा वो कार्बन और जिंक के कंपैरिजन में ज्यादा है, अमाउंट उसका ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। कि हाँ भाई यहाँ पर ज्यादा हमारे पास मैग्नीशियम फैला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर टिन को देखो तो टिन और ज्यादा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये मतलब दरअसल में ये जो इमेज ली गई है क्या इंडिकेट कर रही है, दरअसल में इस इमेज में जो भी सब्सटेंस हमने लिया है ना वो सब्सटेंस 1 मोल ही है। तो जब आप ये बोलते हो कि दरअसल में हमारे पास 1 मोल जिंक है, तो इसका मतलब है हम दरअसल में बोल क्या रहे हैं, जैसे ये जिंक का 1 मोल का सैंपल है, तो हम दरअसल में बोल क्या रहे हैं कि ये जो भी सैंपल है जाहिर सी बात है ये जिंक के छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा।
तो जब हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जिंक का 1 मोल का सैंपल है, तो हम एक्चुअली में क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं उसको समझो। हम कन्वे कर रहे हैं कि यहां पर इस सैंपल के अंदर जिंक के 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं, और इन एटम्स का कुछ तो मास आएगा ना भाई, हर एक एटम का मास होता है, तो इतने सारे एटम्स का भी कलेक्टिव कोई मास आएगा, और वो मास कितना आता है जिंक के केस में 65.4 ग्राम आता है। ऐसे ही कार्बन का निकालोगे तो कार्बन का मास कितना आएगा, कार्बन का मास आएगा 12 ग्राम। ऐसे ही मैग्नीशियम के, यानी मैग्नीशियम के अगर मेरे पास इतने पार्टिकल हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, अगर मैग्नीशियम के इतने सारे पार्टिकल है मेरे पास, तो उसका मास आएगा 24.3 ग्राम के आसपास, या राउंड ऑफ करके आप बोल दो 24 ग्राम आएगा। ठीक है। अब दरअसल में कई बार स्टूडेंट के मन में एक डाउट आता है कि सर जब हम लोग यहां पर एटम्स का नंबर सारे केसेस में सेम ले रहे हैं, यानी जिंक के केस में भी सेम नंबर ऑफ एटम ले रहे हैं 1 मोल में, कार्बन के केस में भी 1 मोल में सेम नंबर ऑफ एटम ले रहे हैं, मैग्नीशियम के केस में भी सेम नंबर ऑफ एटम ले रहे हैं, तो इन सबके मासेस में इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? जिंक 65 आ रहा है, कार्बन सिर्फ 12 आ रहा है, और मैग्नीशियम 24 आ रहा है। तो पहले तो इस डाउट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, और अगर आपको इसका आंसर पता चल गया है तो वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट करके बताओ कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपको आंसर पता चल गया तो वीडियो को पॉज करके अभी बताओ कि आंसर क्यों, आपका आंसर क्या है। ठीक है, और उन्हें बाकी लोगों के आंसर्स के साथ मैच करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूंगा एक बार जरा खुद से अटेम्प्ट मार के देखो, और फिर क्रॉस चेक करो वीडियो को अनपॉज करके कि आपने सही लॉजिक लगाया है या नहीं। ठीक है, अगर वो लॉजिक आपने सही लगाया, इसका मतलब है कि मोल कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आने लगेगा बिना किसी दिक्कत के। तो अब यहां पर बात करते हैं कि 1 मोल जिंक, 1 मोल कार्बन और 1 मोल मैग्नीशियम, इन सबके मास अलग अलग आए क्यों हैं। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है कि जिस तरह से 1 डजन अगर एप्पल्स लिए जाएं और 1 डजन अगर वाटरमेलन लिए जाएं, तो दोनों के नंबर तो 12 ही होंगे, लेकिन क्या दोनों का मास सेम होगा? नहीं, जाहिर सी बात है, वाटरमेलन बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका मास क्या होगा, ज्यादा आएगा। वाटरमेलन के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसका मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एप्पल। ठीक है, तो उसका मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब हम सिर्फ 1 डजन एप्पल या 1 डजन वाटरमेलन बोलेंगे, तो एक तरह से हम बस बता रहे हैं नंबर कितना है। ये नंबर अकाउंट नहीं करता कि उस सब्सटेंस के अंदर मास कितना है। मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे एटम के केस में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, उनसे मास कितना आ रहा है, इन सबको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो जिंक में क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए जिंक का मास कार्बन और मैग्नीशियम के केस में ज्यादा आ रहा है, कार्बन का मैग्नीशियम से और जिंक से कम आ रहा है, और मैग्नीशियम का कार्बन से ज्यादा और जिंक से कम आ रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही एनालॉजी है। ठीक है, तो मतलब सेम मोल ऑफ सब्सटेंसेस का या सेम मोल ऑफ एलिमेंट का मास अलग अलग क्यों आता है, जबकि मोल का मतलब है उसमें सेम नंबर ऑफ एटम होंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल एलिमेंट के एटम का मास अलग अलग होता है। इसीलिए हर सैंपल का भले चाहे मोल सेम हो, पर मास क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और ये मोल ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, हम कंपाउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखो, जैसे यहां पर ये 1 मोल सल्फर रखा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा 1 मोल सल्फर से पूरी की पूरी तश्तरी, पूरी की पूरी प्लेट भर गई है, पूरी की पूरी डिश भर गई है। ठीक है, 1 मोल शुगर उससे कम है, 1 मोल वाटर बहुत कम है, ये 1 मोल कॉपर रखा हुआ हमारे पास, और ये 1 मोल मर्करी रखा हुआ। यानी इसका मतलब है कि इन सब में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम है। जैसे 1 मोल सल्फर के अंदर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सल्फर एटम्स होंगे, क्योंकि सल्फर एक एलिमेंट है, तो वो बनता है इंडिविजुअली एटम से। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो इतने सल्फर एटम्स की। तो ये जो मास आया है ना, ये जो सैंपल हमने लिया है, ये दरअसल में जो भी मास कंटेन करेगा वो इतने सल्फर एटम्स का मास होगा। ऐसे ये शुगर है हमारे पास, तो इसका मतलब है हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। शुगर बनती किसकी है, मॉलिक्यूल से, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर इतने मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के। तो ये जो भी सैंपल है, सैंपल का जो भी मास आया है वो इतने शुगर मॉलिक्यूल्स की वजह से आया। ऐसे ये जो मरकरी है, मरकरी एक तरह का एलिमेंट है, तो छोटे छोटे मरकरी के एटम से मिलकर बना होगा।
तो यहां पर ये जो टोटल आप इस मटेरियल को देख रहे हो मरकरी के, तो इसका जो भी मास होगा वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मरकरी एटम्स के मास के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉपर के लिए और ऐसे ही वाटर के लिए आएगा। तो आप देख सकते हो कि मोल में भाई नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम होते हैं, लेकिन जो सैंपल का साइज होगा या सैंपल का अमाउंट होगा वो अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक सैंपल अलग अलग टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल से बना होगा। कोई सैंपल मॉलिक्यूल से बना होगा, कोई एटम से, और इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स के मास भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस अब आपको मोल के बारे में एक अच्छा सा आइडिया समझ में आ रहा है कि मोल कैसे प्रोसेस हो रहा है। ठीक, चल अब आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास वाटर का कोई सैंपल है और हमें वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है वो हमें सीखना है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बिना उसके और कुछ बताए हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो बहुत जरूरी है। तो भाई सबसे पहली बात समझो, जैसे वाटर का मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है? वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है सबसे पहली बात कि उस मॉलिक्यूल में कौन से एटम है और कितने एटम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है मॉलिक्यूल में, ठीक है, इन वन मॉलिक्यूल कितने एटम हैं और कौन से एटम है, ये दोनों बातें बता देता है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, तो इन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मूला देखकर ही मेरे को पता चल रहा है H के नीचे 2 लिखा है सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम। लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन है जो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। ये इंफॉर्मेशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर निकाल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से ये पता चल जाएगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने इंडिविजुअल एटम और कितने इंडिविजुअल दूसरे टाइप के एटम है। ठीक है, और कौन कौन से हैं। ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये बात आपको पता चल गई तो मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना बिना फॉर्मूले के लिए आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। और अल्टीमेटली ये एटम बने किसके होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो मतलब अगर आपको मॉलिक्यूल फॉर्मूला पता है तो आपको उसमें अंदर प्रेजेंट एटम भी पता है, और इसकी वजह से आप ये भी बता सकते हो कि टोटल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। सब बता सकते हो आप इसकी हेल्प से। भाई अगर एक वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम, तो अगर इसमें मैं टोटल प्रोटॉन के बारे में बात करूं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो भाई हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन एटम के अंदर, और एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन होंगे। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन है वो भी पता चल जाएगा। अब क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये चीज भी निकाल सकते हो अल्टीमेटली। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर आपको एकदम जाना पड़ेगा, एकदम माइक्रो लेवल पर जाकर ये समझना पड़ेगा कि एक सब्सटेंस अगर हम अपने सामने देखते हैं तो वो सब्सटेंस दरअसल में जैसा दिख रहा है अकेले वैसा है नहीं, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी, और इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। और इस सैंपल का जो भी मास आया है वो इन्हीं सारे इंडिविजुअल पार्टिकल की वजह से आएगा। अगर ये बात पकड़ में आ गई है तो अब मैं आपको बता दूं मोल कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो एक छोटी सी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स का डिस्कशन हम कर सकते हैं और कौन से एटम है इसका डिस्कशन। इसकी हेल्प से हम और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर हमेशा प्रोपोर्शन में रहने चाहिए। ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल जब भी बनाओगे, चाहे आप बनाओ चाहे मैं, चाहे किसी भी मेथड से बनाए, हमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात समझो यहां पर क्या है। सिंस हमें यह बात पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में, इन वन वाटर मॉलिक्यूल, हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है।
तो वन वाटर मॉलिक्यूल हमें पता है कुछ ऐसे दिखेगा, एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 1 डजन वाटर मॉलिक्यूल है, ये वर्ड मैंने इस्तेमाल करा, तो आप क्या इंफॉर्मेशन दोगे हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के बारे में? तो 1 डजन वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे मेरे पास, और 1 डजन बोलने का मतलब है मेरे को पता है कि ऐसे कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 12। और अगर मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इंफॉर्मेशन पता है तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करके 1 डजन में भी निकाल सकते हैं। लेकिन 1 डजन के लिए हमें सोचना पड़ेगा इसमें एक्चुअली में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 12। 1 डजन तो एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है जो 12 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। तो अगर इंडिविजुअल 12 मॉलिक्यूल है तो हम लोग बता सकते हैं उसमें 24 हाइड्रोजन एटम होंगे यूनिटरी मेथड अप्लाई करके, और 12 ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई 1 डजन के लिए। तो इसी तरह से जरा सोचो, अगर मान लो मेरे पास 1 डजन वाटर मॉलिक्यूल ना मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर दूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और कितने होंगे इस तरह के 1 मोल में एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स के साथ काम करूंगा तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे मेरे पास। तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। और अगर ऐसा है तो अब क्या निकाला जा सकता है, अब निकाला जा सकता है कि भाई साहब 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम और कितने ऑक्सीजन एटम। तो जैसे 1 डजन यानी 12 मॉलिक्यूल्स में निकालना था, तो मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में जितने हाइड्रोजन थे उसे 12 से मल्टीप्लाई करा। तो यहां पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6.02 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 हाइड्रोजन एटम से, क्योंकि ये हैं हाइड्रोजन एटम इन 1 वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए निकालना है तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऑक्सीजन एटम। तो नंबर तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे आराम से, इतना तो कैलकुलेशन हमें आता ही आता है। ठीक है, और आप चाहो तो इसे क्या भी बोल सकते हो कि भाई ये जो नंबर है ये 1 मोल भी बोला जा सकता है। तो आप इसे 1 मोल इंटू 2 हाइड्रोजन एटम अगर मल्टीप्लाई करो तो आप क्या बोल सकते हो, इसे 2 मोल। आप इसे कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो, इसे कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन एटम। जैसे ऊपर 24 हाइड्रोजन एटम आए थे तो इन्हें कलेक्टिवली क्या बोल सकते थे, 2 डजन हाइड्रोजन एटम बोल सकते थे ना, और इसे 1 डजन। ऐसे यहां पर मोल्स के लिए अगर आप काम करोगे तो आप इसे मोल में भी बोल सकते हो। और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड से आ गया है और इंफॉर्मेशन से आ गया है। ठीक है, तो मोल में आप नोटिस करो, किसी भी मॉलिक्यूल के मोल्स में, किसी भी मॉलिक्यूल के मोल से अगर उसके इंडिविजुअल एटम के मोल निकालना चाहते हो, ठीक है, किसी इंडिविजुअल एटम के मोल निकालना चाहते हो, तो मोल में वही रेशियो रहता है। देखो जैसे यहां पर मैं हाईलाइट अगर कर दूं, ठीक है, कि 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन एटम के मोल और ऑक्सीजन एटम के मोल में क्या रिलेशन है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन एटम के मोल नंबर और ऑक्सीजन में मोल में वही सेम रेशियो है जो उनके इंडिविजुअल एटम में था। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग कंपाउंड की डेफिनेशन यही पढ़ते हैं ना कि एक कंपाउंड जिन भी एटम से मिलकर बनेगा या मॉलिक्यूल जिन भी एटम से मिलकर बनेगा उसका प्रोपोर्शन हर केस में सेम रहेगा। तो हर केस में सेम रहेगा, तो चाहे इंडिविजुअल एटम में रेशियो निकालो, चाहे डजन्स में रेशियो निकालो, चाहे मोल्स में रेशियो निकालो, वो आंसर सेम ही आएगा। तो अगर आप फंडामेंटली ये बात समझ गए हो तो अब फटाफट हम लोग एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि इस टेबल को हम लोग भरेंगे। ठीक है, इस टेबल में मैं आपको चीजें दूंगा और अपने हिसाब से आप भरोगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं यूनिटरी मेथड का ही यहां पर पूरा का पूरा खेल है मेरे भाई। ठीक है, अब जैसे मान लो यहां पर हमें कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हैं, जैसे CH3OH दिया है, CH3COH दिया है, C6H12O6 दे रखा है। CH3OH दरअसल में मेथनॉल होता है, यानी मेथिल एल्कोहल। ये है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, C6H12O6 समझदार बच्चों को याद है ग्लूकोज है।
C12H22O11 ये दरअसल में शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को पता है। इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैं अपने आप इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं कि हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एटम और कितने एटम हैं, और उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम इस टेबल को फिल करेंगे। इस टेबल को पहले आसान लेवल से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आपको इस सब्सटेंस के मोल दे रहा हूं। जैसे कि माना मैंने बोल दिया कि मेरे पास CH3OH के 2 मोल है, तो अब हमें क्या करना है, ये सारे मोल्स को फिल करना है कि अगर मान लो मेरे पास मेथनॉल के 2 मोल हैं तो कितने मोल उसमें कार्बन होगा। यानी एक तरह से जैसे ही मैं मोल बोलूं आप समझ जाओ मैं नंबर के बारे में बात कर रहा हूं। यानी अगर मेरे पास 2 मोल नंबर वाइज मेथनॉल मॉलिक्यूल हैं तो उसमें कितने नंबर्स कार्बन एटम के होंगे, कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन होगा, ये फाइंड आउट करना। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका आइडिया आपको उसी डेफिनेशन से लेना होगा कि अगर मान लीजिए मुझे मेथनॉल पता है कि मेरे पास मेथनॉल है, तो सिर्फ मेथनॉल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। मेथनॉल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मेथनॉल। अगर एक मॉलिक्यूल है मेथनॉल का तो ये 3 अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना है, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने दिख रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एक कार्बन एटम है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 अलग अलग जगह पे लिखा है। मैंने अक्सर देखा है बच्चे एक ही वाला हाइड्रोजन लेते दूसरा वाला लेना भूल जाते हैं। तो जितनी जगह हाइड्रोजन लगा है सबको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन उसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। तो 3 हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। ऐसे ही ऑक्सीजन एक ही जगह लिखा है तो उसे एक ही बार ले लो, एक ऑक्सीजन एटम है। और मैंने आपको क्या बताया, अगर मुझे एक मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन मिल गई तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो यहां पर प्रेजेंट है उनके नंबर्स का जो रेशियो है, यही रेशियो डजन में भी चलेगा और यही रेशियो मोल में भी चलेगा। ठीक है, यानी यहां पर मेरे को पता चल चुका है यूनिटरी मेथड वाइज अगर मैं अप्लाई करूं तो 1 मॉलिक्यूल मेथनॉल में मैं लिख सकता हूं एक कार्बन एटम है। तो अगर मैं 1 मोल के बारे में बात करूं, मॉलिक्यूल और मोल अलग होता है भाई। 1 मॉलिक्यूल का मतलब एक अकेला मॉलिक्यूल है, 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे उसमें। तो 1 मोल मेथनॉल में नहीं, मैं अगर सिर्फ मोल के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली कितने हो जाएंगे, 1 मोल ही कार्बन एटम होंगे, क्योंकि रेशियो क्या आना चाहिए, सेम इन दोनों का। इसी तरह से अगर मैं 2 मोल के लिए बात करूं कि 2 मोल मेथनॉल में निकालो भाई कितने होंगे, आप देखो यहीं पर यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा। 1 मोल मेथनॉल में हमें कार्बन के मोल्स पता है, तो 2 मोल में अगर निकालना है तो कैसे निकल आएंगे, तो 2 मोल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं निकाल सकता हूं 2 मोल मेथनॉल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहां पर देखो 1 मॉलिक्यूल में अगर 4 हाइड्रोजन एटम है तो 1 मोल में 4 हो जाएगा, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 8 मोल। ये चीज अब आपको क्विकली निकालनी है, जल्दी जल्दी। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन निकालें तो ऑक्सीजन में कितने आ जाएंगे, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 मोल मेथनॉल है तो 1 मोल में एक ऑक्सीजन एटम होता तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। और फिर से इन तीनों नंबर का रेशियो देखो या प्रपोर्शन देखो तो वो 1:4:1 आएगा, जैसे यहां पर आया है। ये प्रपोर्शन नंबर ऑफ एटम्स के बीच में, चाहे मोल्स में निकालो, ठीक है, चाहे मॉलिक्यूल्स में, चाहे डजन में, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर हमें ये टेबल फुलफिल करनी है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको क्या दिया है, अभी मैंने आपको दिया है मोल ऑफ सब्सटेंस 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि कितने एटम्स होंगे, कितने मोल्स होंगे कार्बन के। तो भाई अगर 1 मोल मेरे पास मेथनॉल होता तो उसमें 1 मोल कार्बन होता, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल कार्बन। हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन यहां पर 4 है, तो यहां पर 1 मोल में, यहां पर अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है। 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल में भी 4, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे,
तो 1 मोल में अगर 4 है तो 2 मोल में उसका डबल हो जाएंगे, 8 मोल। ऑक्सीजन यहां पर 2 मोल रहेगी। अब अगले केस में मैं आपको सब्सटेंस के मोल दे रहा हूं, आप फाइंड आउट करके बताइएगा कि भाई बाकी चीजें क्या चलेंगी। ठीक है, आप यहां पर बाकी चीजें फाइंड आउट करके बताइएगा कि बाकी चीजें क्या चलेंगी। अगर मैं यहां पर 2 मोल की बजाय यहां 3 मोल एसिटिक एसिड ले लूं, तो 3 मोल एसिटिक एसिड में कितना कार्बन होगा, कितने मोल कार्बन होगा, कितने मोल हाइड्रोजन होगा, कितने मोल ऑक्सीजन होगा, ये सारी चीजें फाइंड आउट करके देखिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, ये सारी चीजें फाइंड आउट करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकियों के साथ मैच करिए भाई। ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में बताकर बाकियों के साथ मैच करो कि देखो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो तो फटाफट देखते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोगों ने सॉल्व करा होगा, तो देखते हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहां पर 2 बार कार्बन लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर 1 मोल एसिटिक एसिड होता, 1 मोल, तो उसमें 2 मोल कार्बन होते। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 मोल क्या होता एसिटिक एसिड, तो उसमें क्या आ जाता 2 मोल कार्बन। अब अगर यूनिटरी मेथड यहां पर अप्लाई करें, 1 मोल की इंफॉर्मेशन पता और मेरे को 3 मोल की निकालनी है, तो 3 मोल एसिटिक एसिड में 3 मोल एसिटिक एसिड में कितने मोल कार्बन हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा। ठीक है, बस यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया, 6 मोल कार्बन। अब मान लीजिए हाइड्रोजन का सवाल पूछा गया है, तो हाइड्रोजन देखो कितने, 3 इधर हैं और 1 इधर, तो इसका मतलब है अगर मेरे पास 1 मोल एसिटिक एसिड है, तो 1 मोल एसिटिक एसिड में 3 हेयर 1 हेयर, 4 मोल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम। तो अगर मेरे पास 1 मोल एसिटिक एसिड है तो 4 मोल हाइड्रोजन एटम हुए, तो मेरे पास अगर 3 मोल एसिटिक एसिड है, तो 3 मोल एसिटिक एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, 12। बस जैसे मैंने कहा था यूनिटरी मेथड लगाइए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 12। सिमिलरली आप ऑक्सीजन निकालिए, तो ऑक्सीजन ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के लिए हमें पता है अगर 1 मोल एसिटिक एसिड है तो ऑक्सीजन यहां पर 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 मोल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम्स। और अगर 2 मोल ऑक्सीजन एटम आ गए, तो 3 मोल अगर एसिटिक एसिड मैंने ले रखा है, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रिपेयर हो जाएंगे मेरे पास। अच्छा, लेकिन इस टेबल की खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस टेबल को आप तभी फिल कर सकते हो जब आपको सब्सटेंस के मोल पता हो। अगर मैं किसी इंडिविजुअल एटम के भी मोल दे देता, तो भी आप बाकी चीजों के मोल फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि यूनिटरी मेथड बस रिलेशन डिमांड करता है और रिलेशन तो इस फॉर्मूले से आ ही जाएगा। तो अब इस लॉजिक को एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास ग्लूकोज का एक सैंपल है जिसमें 6 मोल हाइड्रोजन 6 मोल हाइड्रोजन है, बाकियों के मोल्स मेरे को फाइंड आउट करने। 6 मोल मेरे पास हाइड्रोजन है और बाकियों के मोल्स मेरे को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो इन्हें कैसे फाइंड आउट करा जाएगा, तो अब अभी भी लॉजिक वही रहेगा, बस हमारा जो बेसिस है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सब्सटेंस के मोल से अलग अलग एलिमेंट को सॉल्व कर ले रहे थे। तो अब की बार एटम दिया है, एटम से अगर हम पहले क्या निकाल लें, सब्सटेंस के मोल, तो फिर बाकियों के मोल निकालना आसान हो जाएगा। अब ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करी जा सकती है सिर्फ फॉर्मूले से। ध्यान रखिएगा हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 6 मोल है। तो देखना, हमें पता है कि अगर 1 मोल ग्लूकोज होता, C6H12O6, ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज होता, तो ध्यान से देखो ग्लूकोज में हाइड्रोजन के नंबर कितने, 12। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन के नंबर 12 है, इसका मतलब है हाइड्रोजन के मोल 1 मोल ग्लूकोज में इसका 12 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, कैसे 12 टाइम कैसे हो गया, अरे भाई अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम के साथ साथ अगर हमारे पास ऐसे 6 कार्बन एटम होंगे,
तो 12 क्या होते हैं, हाइड्रोजन आटम होते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आटम इसमें दरअसल में ऐसे अटैच होते हैं 12। मैं आपको बता दूं कि इधर 3 हाइड्रोजन आटम हो गए, ठीक है, फिर हमारे पास बहुत सारे OH के साथ होते हैं, फिर H आएगा, फिर ऐसे H, मतलब अभी मैं एक जनरल आपको क्या दे रहा हूं, फॉर्मेशन दे रहा हूं। इसको आप जब सॉल्व करोगे, मतलब इसका जो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको रफली। फिर एक ऑक्सीजन आटम आएगा, डबल बॉन्ड से अटैच होगा, और एक हाइड्रोजन आटम यहां पर। तो देखो 12 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 हाइड्रोजन आटम अटैच होते हैं। तो ये तो एक मॉलिक्यूल की कहानी है। तो ऐसे अगर 2 करे तो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल करे मतलब 3 करे तो ट्रिपल हो जाएंगे। तो 1 मोल कर दिए तो 12 टाइम्स हो जाएंगे ना मोल के भी। तो ये क्या हो गया, 12 मोल, 12 मोल हाइड्रोजन आटम हो गए। तो यूनिटरी मेथड में मेरे को पता चल गया कि 1 मोल ग्लूकोज का हाइड्रोजन आटम के साथ क्या रिलेशन है। 1 मोल ग्लूकोज का हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या रिलेशन है। अब इसी को यूनिटरी मेथड से अप्लाई करके हम लोग उल्टी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना है 6 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने मोल ग्लूकोज होगा। तो यूनिटरी मेथड का एक आइडिया होता है कि यूनिटरी मेथड में हमें जिस इंफॉर्मेशन को यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है, उसमें से वो इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है जिसे यूज करेंगे, और राइट साइड पे वो लिखी जाती है जिसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। जैसे यहां पर मेरे को मोल निकालने हैं ग्लूकोज के और हाइड्रोजन एटम की हेल्प से, तो हम लोग यूनिटरी मेथड में हाइड्रोजन एटम की इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे लिखेंगे इक्वल टू के, और जिसे इवैल्यूएट करना है उसे राइट साइड पे। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आइडिया होता है। अब देखो हमें पता चल गया 12 मोल हाइड्रोजन एटम में 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए पूछूं तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने हो जाएंगे, तो वो 1/12 हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड 12 का पता था, 1 का निकालना है तो 1 डिवाइड कर दिया आपने, ज्यादा का पता था कम का निकालना है तो डिवीजन कर दो। अब हमें तो एक्चुअल में आंसर निकालना है 6 मोल के लिए। तो 6 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मेरे को मोल ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो 1 की वैल्यू पता है 1/12, तो 6 की निकालनी है तो इसे 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना आ गया, 1/2। आप चाहे इसे 0.5 बोलो चाहे 1/2 बोलो, दोनों एक्सेप्टेड है, इतना तो आपको पता ही है। यानी 6 मोल हाइड्रोजन एटम दरअसल में कितने मोल ग्लूकोज के अंदर होगा, हाफ मोल ग्लूकोज के अंदर। तो हमें यहां पर ग्लूकोज के मोल पता चल गए कितने हैं, हाफ है या 1/2 है। अब चाहे 1/2 लिखो चाहे 0.5 लिखो, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, अब इसकी हेल्प से अगर आप कार्बन निकालना चाहो तो निकल आएगा। भाई यहां पर ध्यान से देखो, कार्बन ग्लूकोज में, ठीक है, कार्बन ग्लूकोज में कितने हैं, तो हमें पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला कुछ ऐसा है C6H12O6। तो अगर 6 कार्बन है इसका मतलब है अगर 1 मोल ग्लूकोज लिया मैंने तो 6 मोल क्या हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा मेरे पास कार्बन एटम, 6 मोल हो जाएंगे मेरे पास कार्बन एटम्स। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हाफ मोल ग्लूकोज में कितना कार्बन है। तो हाफ मोल ग्लूकोज में अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1 की वैल्यू पता है, हाफ की निकालनी है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड। तो आंसर कितना आ गया, 2 मोल आ गया, 2 मोल कार्बन एटम। तो आंसर हो गया हमारा 2 मोल कार्बन एटम। ठीक है, तो यानी यहां पर हमारे पास कार्बन एटम कितने होंगे, 2 मोल। ऐसे ही निकालो फाइनल ऑक्सीजन वाला। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन देखो दोनों का नंबर सेम है 6 तो आंसर भी सेम ही आना चाहिए, 2 मोल। ठीक है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मैचअप करिएगा। ठीक है, और अगर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दीजिएगा। यहां पर मैं आपको ऑक्सीजन दे दे रहा हूं कि ऑक्सीजन मेरे पास मान लीजिए 5 मोल है। ठीक है, यानी मेरे पास शुगर का ऐसा सैंपल है जिसमें 5 मोल ऑक्सीजन है। तो बताओ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, कार्बन का एटम कितने होंगे मोल में, और शुगर का एक्चुअल मोल कितना होगा। ठीक है,
और आपको पता है अगर मोल निकल आए तो इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिविजुअल क्या भी आ जाएंगे, एटम्स भी आ जाएंगे, ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स भी आ जाएंगे। चलो अब यार चलते हैं इसकी मोल की इन डेप्थ कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके लिए आते हैं। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ताकि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका मोल के साथ क्या रिलेशन है उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। अब आते हैं अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको वादा किया था कि बिना किसी भी फॉर्मूले के सिर्फ फंडामेंटल्स और यूनिटरी मेथड की हेल्प से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम लोग वैसा ही करने वाले हैं मेरे भाई। मैं एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल्स और यूनिटरी मेथड से आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट करो 5.6 ग्राम आयरन नेल में। भाई आयरन नेल आयरन के एटम से मिलकर बनी होंगी, तो ऐसी मैंने आयरन नेल्स कितनी उठा ली, ऐसी मैंने आयरन नेल्स उठा ली हैं 5.6 ग्राम जो आयरन एटम से मिलकर बनी होंगी। 5.6 ग्राम आयरन नेल्स है मेरे पास, तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होंगी। तो मुझे पता करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ये एटम मुझे दिखेंगे नहीं कि मैं देखकर काउंट कर लूं, लेकिन जो मेरे फंडामेंटल्स हैं और जो मेरा यूनिटरी मेथड है वो मेरे को इन एटम्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। और देखिएगा बिना मोल कॉन्सेप्ट के मैं से सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बेसिक टूल्स हैं, फंडामेंटल्स और यूनिटरी मेथड। ये पूरी की पूरी साइंस में जो मैथ लगाई गई है शुरुआती दौर में, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट से लगाई गई थी। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है वहां पर और यूनिटरी मेथड, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। कैसे करेंगे, देखो मैंने यहां पर आपको आयरन का एटॉमिक मास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे दे दिया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूं कि एक आयरन एटम का जो मास होगा वो होगा 56 am, या अगर मैं ग्राम में लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 56 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। यानी एक आयरन एटम इतने ग्राम वे करता है। अगर सिर्फ एक आयरन एटम होता तो उसका मास कितना आता, इतने ग्राम। और अब यहां पर एक छोटी सी बात रिकॉल करो, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास आयरन नेल का मास 5.6 ग्राम है तो एक्चुअली में दिखेगा हमें नेल, लेकिन उस नेल में जो मास आया है वो उन सारे छोटे छोटे एटम के मास के बराबर ही तो आया होगा, यस और नो, उसी के बराबर तो आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो 5.6 ग्राम मास है ये दरअसल में उन सारे एटम्स का मास है जो किसमें प्रेजेंट है, इस आयरन नेल के सैंपल में, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया आयरन नेल सैंपल का टोटल मास कितना है, 5.6 ग्राम। यानी हमें इस मास में फाइंड आउट करना है कितने एटम्स हैं, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, इस मास में कितने एटम हैं ये फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम, किसकी हेल्प से, मास की हेल्प से। तो यूनिटरी मेथड में जो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी वो भी कैसे लिखी जाएगी, उल्टी लिखी जाएगी। एटम राइट साइड पे लिखेंगे और मास लेफ्ट साइड पे। हमें पता है 56 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम जो मास होता है वो होता है 1 आयरन एटम का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ग्राम मास कितने आयरन एटम का होगा, तो इतने की वैल्यू पता है 1 का निकालना, तो इसे डिवाइड कर दोगे, यूनिटरी मेथड 56 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 आयरन। मेरे को कितने के लिए निकालना है, मेरे को निकालना है 5.6 के लिए। यूनिटरी मेथड में अगर मेरे कोई वैल्यू आ गई है तो मैं इसे अब 56 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई 1 की वैल्यू पता है 56 की निकालनी है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 5.6। इतने आयरन एटम्स आ गए। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगा जो मोल कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, ठीक है। पहली बात तो ये कैलकुलेशन तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक 10 और आ जाएगा, 56 से 56 कैंसल आउट, ऊपर 1 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर ये पूरा नंबर 1 के साथ डिवाइड में है, ध्यान से देखो ये। और भाई अब आप सबके पास कैलकुलेटर वगैरह मोबाइल फोन में अवेलेबल है, नहीं तो अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो लैपटॉप में अवेलेबल है, सब कुछ है।
मैं एडवाइस करूंगा अभी वीडियो पॉज करके आराम से जाकर जरा इवैल्यूएट करो। आप इवैल्यूएट करो 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये नंबर सॉल्व होकर क्या आता है। इस नंबर को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, और आप रिजल्ट देखकर मतलब बहुत ही ज्यादा इंट्रीग हो जाओगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। ये आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। यानी ये जो नंबर है ये एक्चुअली में एवोगैड्रोस नंबर के ही बराबर आता है। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर, यानी एवोगैड्रो नंबर इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ 1.66 इंटू 10⁻⁻24। यानी आपको मोल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है कि मोल निकालो फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करो फॉर्मूला डिपेंडेंट रहो, नहीं भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड पता है, उसे अप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो भाई हमें पता है ये नंबर दरअसल में किसके बराबर है, 6 पॉइंट, तो इस नंबर की जगह पे 6.02 इंटू 10⁻23 लिखा जा सकता है और अपॉन में 10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे और सॉल्व करोगे तो 10 ऊपर भेजोगे तो 10⁻22 हो जाएगा। मोल्स में निकालना चाहते हो तो भाई इतने नंबर को 1 मोल भी बोल सकते हो, तो आप इस पूरे नंबर की जगह 1 मोल लिख दो तो आंसर मोल में आ जाएगा। तो एक्चुअली में इस वजह से इस तरह से फंडामेंटली मोल सॉल्व होता है। ठीक है, वो तो हमारे टीचर्स बता देते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए कि भाई मोल अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो उसका फॉर्मूला यूज कर लो, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो तो एटॉमिक मास ले लो ग्राम्स में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, फॉर एलिमेंट्स। और अगर आप कंपाउंड्स के लिए डील कर रहे हो, ठीक है, तो मास को आप डिवाइड कर दो किससे, मॉलिक्यूलर मास से, इन ग्राम, या कई बुक्स में इसे मोलर मास भी बोला जाता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है, कंपाउंड्स के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन फॉर्मुलों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है आपको, यूज करोगे तो कोई बुराई नहीं है, आंसर तब भी आएगा। ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल कैसे आया, ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ, वो इसी फंडामेंटल से जो मैंने आपको बताया है कि हम बस सिंपल सा यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं और इस बात के साथ फॉलो करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अपने फंडामेंटल पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है, तो सब्सटेंस का जो कलेक्टिव मास है वो उसके फंडामेंटल पार्टिकल का मास ही होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक्चुअली में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है मोल कॉन्सेप्ट पर। आप हर एक क्वेश्चन कर ले जाओगे सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड से। और मैं आपको बताऊं यूनिटरी मेथड अगर आप अप्लाई करते हो ढंग से, थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 सेकंड 4 सेकंड ज्यादा लेगा, लेकिन जो सिली मिस्टेक है उसके होने के चांसेस वहां पर बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको देखो फॉर्मूला डिपेंडेंट रहोगे तो आपको बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूले में किस तरह से आप कन्वर्जन करोगे, कैसे एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जाओगे, कैसे उसको यूटिलाइज करोगे, कैसे आगे पीछे मूव करोगे। और उसमें अगर कोई भी फ्लो आया तो आप धरे की धरे रह जाओगे क्योंकि आप फंडामेंटली फॉलो नहीं कर रहे होगे उसको। ठीक है, इसलिए ये मेरी एडवाइस है कि फंडामेंटल्स को फॉलो करते हुए करिए। एक बार इस पे कमांड हो गया ना आपका, ट्रस्ट मी, फॉर्मूला का यूज करना चुटकियों में आ जाएगा, आपको चुटकियों में खुद आपका ब्रेन आपको बता देगा यार ये फॉर्मूला इस तरह से क्या करना है, मेरे को इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन है भाई, पढ़िए इसको आराम से। इसको पढ़िए आराम से कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो आराम से देखिए। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 30 ग्राम यूरिया। 30 ग्राम यूरिया का सैंपल दे रखा है हमें। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है, और पहले तो ये कह रहा है कि पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लो मेरे भाई, फिर फाइंड आउट करना उसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं सैंपल में। ठीक है, तो भाई सोल्यूशन करते हैं इसका, काफी सिंपल सा सोल्यूशन है। देखो अगर मान लीजिए यूरिया दरअसल में पाउडर की तरह दिखता है, जैसे नहीं टैल्कम पाउडर हम लोग लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही व्हाइट कलर का पाउडर मटेरियल होता है। ठीक है, तो मैं उसको हीप बना रहा हूँ कि मान लो ये यूरिया का सैंपल है, तो आपको दिखेगा एकदम व्हाइट कलर का पाउडर ही है, लेकिन तुरंत आपको समझना है ये दरअसल में बना होगा यूरिया के छोटे 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 छोटे
मॉलिक्यूल्स, इस तरह से। ठीक है, ये बहुत छोटे 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 मॉलिक्यूल से बना होगा यूरिया के। अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि यार जब इस यूरिया सैंपल का कलेक्टिव मास 30 ग्राम आया, ये कलेक्टिव मास 30 ग्राम कैसे आया होगा? ये 30 ग्राम मास इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का टोटल मास है, यानी इन सारे के सारे टोटल मॉलिक्यूल का मास है 30 ग्राम। तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई बताओ उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने, यानी कितने मॉलिक्यूल्स कलेक्टिवली यूरिया के लिए लिए जाएं कि उससे मास 30 ग्राम बन जाए। तो एक तो तरीका है, आप पहले मोल निकालो, फिर मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर लो। हाँ, प्रॉब्लम 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये इजी प्रॉब्लम है तो बड़े आराम से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब इन्हीं प्रॉब्लम्स में चीजों को घुमाया फिराया जाता है, कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा क्रूशियल करा जाता है, तब हमारे लिए क्या होती है, समस्या खड़ी हो जाती है। उस समस्या का निदान है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, बेसिक फंडामेंटल्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फंडामेंटल लिखेंगे। भाई यूरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल है यूरिया का हमारे पास, तो उसका मास AMU में कितना होगा। तो यूरिया का मास कैलकुलेट करने के लिए मैंने नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का दे रखा है। आराम से निकालो, 2 नाइट्रोजन हमारे पास तो टोटल मास आ जाएगा 28। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 आ जाएगा, एक कार्बन एक ऑक्सीजन है तो 12, 28, 12 और 16 सबको ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 60 AMU। यानी एक मॉलिक्यूल अगर यूरिया का है मेरे पास, तो एक मॉलिक्यूल का मास 60 AMU आएगा। एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 60 AMU। अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई ये ग्राम में कितना होगा, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ग्राम में, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम से। और अब इसकी हेल्प से कि एक मॉलिक्यूल का मास, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से कि एक मॉलिक्यूल यूरिया का मास एक्चुअली में होता है इतने ग्राम, 60 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम, तो हम 30 ग्राम सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं बिना मोल्स निकाले भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालेंगे अगले पेज पर भाई। चलो, तो हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं। याद करना, अब हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, लेकिन यूनिटरी मेथड में इंफॉर्मेशन में राइट हैंड पर, इक्वल टू के राइट साइड पर वो इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं जिसे इवेलुएट करना है, और लेफ्ट साइड पे वो लिखना, लेफ्ट साइड पे वो लिखना जिसकी हेल्प से इवेलुएट करना है। तो हमें यहां पर निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसे रखो राइट साइड पे, और मास की हेल्प से निकालना है। तो इस इंफॉर्मेशन को जिसे हम यूज करने वाले न्यूट्री मेथड में, उसमें मास की इंफॉर्मेशन को लेफ्ट पे लिखोगे और मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन को राइट पे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 60 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम मास किसका है, ये है 1 मॉलिक्यूल यूरिया का मास। ठीक है, ये 1 मॉलिक्यूल यूरिया का मास है। तो मेरे को यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, तो मैं 1 ग्राम मास में पूछूंगा कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 60 वाले में पता है, 1 का निकालना है तो उसे डिवाइड कर दो, 60 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, और मेरे को कितने का निकालना है एक्चुअली में, मेरे को तो 30 ग्राम का निकालना है। तो 30 ग्राम मास में कितना हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू पता है, किसकी निकालनी है, 30 ग्राम की, तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप नोटिस करो यहां पर यूनिट भी आपको कैंसल आउट होते हुए दिखेगी, और इसकी वजह से यूनिट कन्वर्जन में होने वाला सिली मिस्टेक भी बच जाएगा, और आपको ज्यादा सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। नंबर्स आपको ऐसे एडजस्ट करके दिए जाते हैं कि कैलकुलेशन इजी रहे। देखो 30 से 60 सॉल्व होगा, 1/2 आएगा, और मैंने बताया आपको कि ये नंबर अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो मल्टीप्लाई में आप ऊपर 1 मान लो, और 1 के डिनोमिनेटर में अगर ये नंबर है तो दिस नंबर कैन बी रिटन डाउन एज एवोगैड्रो नंबर। तो हाफ बचेगा हमारे पास यहां से, ये 1/2, साथ में ये पूरा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर में। मैं चाहूं तो एवोगैड्रो नंबर को Na के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। भाई कभी कभी आपको क्वेश्चन में Na के टर्म में आंसर देना होता है, तो आप एवोगैड्रो नंबर को Na के टर्म में पुट कर दो, और Na को ही 1 मोल भी बोल सकते हो। तो इसको अगर आपको मोल में बोलना है तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास हाफ मोल मॉलिक्यूल्स हैं किसके, यूरिया के। ज्यादा स्पेसिफिक होता है कि आप ऐसे बोलो हाफ मोल मॉलिक्यूल्स है यूरिया के। ठीक है, आलसी लोग कैसे बोल देते हैं, समझदार लोग, बट जो आलसी हैं कैसे बोल देते हैं, 1 मोल यूरिया, मतलब या हाफ मोल यूरिया है मेरे पास। तो इस तरह से इस आंसर को सॉल्व
करा जा सकता है। तो आई गेस आपको ये आइडिया समझ में आ रहा है, और जैसे मैंने आपको वादा करा था कि बिना किसी भी फॉर्मूले पर डिपेंड हुए आपको बताऊंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ क्या नाम है एक डायरेक्शन में फॉलो कर सकते हो कि मास की हेल्प से मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल से मास भी निकाल सकते हो भाई, यूनिटरी मेथड है, बस आपको इक्वेशन में इंफॉर्मेशन को लेफ्ट और राइट में बस लिखना होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट था, हाइड्रोजन एटम निकालने सैंपल में, तो उसके कैसे करें? अरे यार बड़ा सिंपल है, एक मॉलिक्यूल अगर यूरिया का है, ठीक है, अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल यूरिया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चल जाएगा ना हाइड्रोजन एटम कितने हैं, दो इधर दो इधर, तो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम हुए ना। तो अगर मेरे पास एक्स मॉलिक्यूल अमोनिया यूरिया के होंगे तो उसमें 4 टाइम्स हाइड्रोजन एटम होंगे। हमसे तो पूछा गया इस 30 ग्राम वाले सैंपल में बताओ कितने हैं, तो हमने क्या करा, 30 ग्राम वाले सैंपल में पहले यूरिया के मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लिए कि 30 ग्राम सैंपल में हाफ Na यूरिया मॉलिक्यूल है, Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना है, अभी जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, और Na के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को अगर यूरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो अगर मैं बात करूंगा हाफ Na मॉलिक्यूल्स यूरिया में कितने यूरिया हो जाएंगे, कितने हाइड्रोजन आटम हो जाएंगे, तो कैसे निकलेगा, इसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/2 इंटू Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आंसर आ जाएगा 2Na, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बिना किसी भी फॉर्मूले के आप क्या निकाल सकते हो, सारे के सारे मोल्स के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हो, और इस Na को आप मोल भी लिख सकते हो। तो अगर जैसे मान लो सवाल मोल्स में होता कि भाई मोल ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करो, तो आप 2 मोल बोल देते भाई, इतना तो कॉमन सेंस हमें पता है। तो देखो मैंने आपको सारी चीजें एकदम फंडामेंटली बताई हैं, मैंने कहा ना फॉर्मूले पर मैं आपके लिए डिपेंडेंसी पूरी खत्म कर दूंगा बोल के कॉन्सेप्ट में, और अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। फॉर्मूला यूजफुल होता है थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, लेकिन यार टाइम सेविंग कब करी जाए, जब पहले फंडामेंटल लेवल पे चीजें तो पता चले, तब टाइम सेव करिए। जब ये आपको अच्छे से आ गया तो आप बस क्विकली खुद अंडरस्टैंड करके फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन कर पाओगे, और उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन पहले फंडामेंटल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में छोड़ रहा हूं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आराम से इसको ब्रेक डाउन करिएगा, मुझे प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे फाइंड आउट होगा, सैंपल से मैं हिंट दे देता हूं आपको, सैंपल के अंदर निकालना मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल अमोनिया में भाई एक नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन में होते हैं 7 प्रोटॉन, हर एक हाइड्रोजन में होगा 1 प्रोटॉन, तो टोटल प्रोटॉन अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो गए, 7 3 10 प्रोटॉन। तो सैंपल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के वो निकालना, और फिर उससे निकालना टोटल प्रोटॉन्स। एक ये होमवर्क है, ठीक है, और एक ये होमवर्क है, ये वाले में कोई हिंट नहीं दे रहा, आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि मैंने फंडामेंटल लेवल पे आपको चीजें बताई हैं, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा और सोचिएगा कि क्या कैसे सॉल्व होगा यूनिटरी मेथड के साथ, ठीक है। और इसके आंसर फिर कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, ठीक है, और बाकी लोगों के साथ मैच करिए, और अगर डिस्क्रिप्टिव होकर आप आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि सबका भला हो भाई। हमारा अल्टीमेट एम यही है कि सबको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आए भाई, एकदम फंडामेंटल लेवल से, और जितना आसानी से समझ सकते हैं उतना आसानी से। तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा मैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बेटर से बेटर काम करें, ठीक है। थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक ये वाला, हाँ ये वाला भी होमवर्क बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है ये वाला, ये भी एक होमवर्क, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।